नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी, जो हमको बताएँगे मोदी साहब जो अभी मीडिया के ऊपर जो पीठें तोड़ रहे हैं अभी, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले 2-4 चीज़ और भी हम बात करेंगे, जो आज हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का सडनली एक थोड़ा पासा-सा पलट हुआ है। मैं आपको एक दिखाता हूँ जजमेंट सा। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा-सा हमारी एक विपक्षी पार्टी है, जिसने एक बहुत प्यारा-सा डिज़ाइन बनाया है। बहुत प्यारा है वो, इतना प्यारा है कि अब क्या बोलें। और पाकिस्तानियों को वो डिज़ाइन बड़ा पसंद आया है, तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओमकार जी नमस्कार, मैं आपसे ये पूछूँगा कि सर ये जो मीडिया के ऊपर मोदी साहब ने अभी जो मरोड़ा है, परसों से जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि पहले तो आप लाइव ऑपरेशंस नहीं दिखाएँगे। उसके बाद आज सुबह कुछ चल रहा है बॉर्डर पे, बट बोला गया भई कुछ चल रहा है, बस। उसके आगे कुछ नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 ने सीएनएन न्यूज़ 18 ने कुछ डिटेल डाला, उसके बाद लोगों ने जूते मारे, उन्होंने फटाफट डिलीट कर दिया उसको। तो ये क्या दिखता है आपको मोदी जी, ज़रा थोड़ा-सा अभी फाइनली मीडिया के ऊपर थोड़े से डंडे बरसाएँगे कि नहीं बरसाएँगे सर? कि ये सिर्फ़ अभी अभी टाइमिंग है? आदि जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए बात ये है कि जब हम वो मुंबई पर जो अटैक हुआ था, जो 10 आतंकवादी आए थे, अजमल कसाब के साथ 9 और आए थे। उन्होंने जो 4 दिन तक मुंबई को दहलाया था, उस समय का कवरेज जो है वो अभी भी हमारे आपके सबके ज़हनों में है, दिमागों में है और उसका कितना मिसयूज़ किया था आतंकवादियों ने। ये कई सो कॉल्ड जैसे बरखा जैसे और तमाम लोग थे उस समय वहाँ पर और लाइव कवरेज चल रही थी उस पूरे ऑपरेशन की। और जो हमारे आपके सेना के और दूसरे हेलीकॉप्टर्स इधर-उधर उड़ान भर रहे थे, उनकी लोकेशन भी ये लोग बता रहे थे लाइव कवरेज में। उसका नतीजा ये था कि चूंकि उन आतंकवादियों के पास में सैटेलाइट फ़ोन थे और उनके तार कराची से जुड़े हुए थे, तो कराची में बैठे हुए इनके आका उनको गाइड कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर की लोकेशन क्या है, जो ऑपरेशन कर रहे हैं उन सुरक्षा कर्मियों, अधिकारियों की लोकेशन क्या है और उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा था, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और कई घटनाएँ बाद में भी ऐसी हुई हैं जब इन लोगों ने सरहद पर जाकर के इस तरह की रिपोर्टिंग की थी। तो इस बार पहले ही एक तो ये एडवाइज़री जारी की गई बाकायदा कि जो भी हमारे सुरक्षा कर्मियों या सेना की मूवमेंट है, उसका आप ना तो पीछा करेंगे, ना आप उसकी कवरेज करेंगे, यानी लोकेशन नहीं बताएँगे, डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जो हमारी फ़ौज के या अर्धसैनिक बलों के जो ऑपरेशनल मूवमेंट होते हैं, जब इनके व्हीकल्स जाते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ और उनकी वीडियो वगैरह जो है, वो किसी भी चैनल में, किसी भी मीडिया मंच पर, भले ही वो सोशल मीडिया का मंच क्यों ना हो, उनको प्रसारित, प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है और नेशन सबसे ऊपर है। बाकी की आपकी जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, टीआरपी है, वो आप उतने समय के लिए खूंटी पर टांग दीजिए। वैसे तो बेशर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल के मीडिया में। अभी तो पाकिस्तान के 17 चैनल बैन किए हैं और एक यहाँ का भी किया है। 4 पीएम करके एक चैनल आता था, उसको भी उड़ाया गया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पंख निकल आए थे। लेकिन मेरा कहना ये है आदि जी कि शाम को जो ये अलग-अलग चैनलों पर ये पूड़ी, कचौरी, जो गोलगप्पे, चाट, ये सब चीज़ें जो बेचने के लिए दुकानें सजती हैं और जब भी इस तरह की भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती हैं या तनाव होते हैं या कहीं टकराव की स्थिति आती है, तो सो कॉल्ड पाकिस्तानी एक्सपर्ट के नाम पर
जिन लोगों को ला करके बैठाया जाता है, जिनको दो कौड़ी की समझ नहीं है, जो आईएसआई के एजेंट होते हैं घोषित रूप से, और वहाँ के डीप स्टेट के वो एक तरीके से पैरवी करते हैं, वहाँ की सेना की पैरवी करते हैं, वहाँ के मौलाना आसिम मुनीर की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। आप उनको अपने स्टूडियो में क्यों आमंत्रित करते हैं? स्टूडियो में नहीं, चलो आप वहाँ से भी जोड़ रहे हो तो किस लिए जोड़ रहे हो? वो सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली देते हैं, वो भारतीय सेना को भी बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, और वो जो एंकरिंग कर रहा होता है, वो चाहे संपादक ही क्यों ना कर रहा हो, वो उसके भी सिर पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। तो आप उनको पे भी कर रहे हैं, ये मोटा पे करते हैं आदि जी उनको, डॉलर्स में 3-3 हजार डॉलर उनको पे करते हैं, और वो आकर के बक जाते हैं, बहुत कुछ सुना जाते हैं, बहुत कुछ। और ये चैनल क्यों बैठाते हैं उनको? केवल कमाई के लिए, केवल टीआरपी के लिए। मेरा कहना ये है कि 1-2 चैनलों पर अगर गाज गिर जाए, पहले आप इनको चेतावनी दे दीजिए कि भाई आप जो पाकिस्तान के ये पिट्ठू हैं, डीप स्टेट के, सेना के, मिलिट्री के, आईएसआई के, इनको आप नहीं बुलाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानता है कोई चैनल, तो उस चैनल 2-4 चैनलों पर गाज गिरेगी, सारे सीधे हो जाएंगे। ये इतना माहौल खराब कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और अभी तो केवल पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को और कुछ मेन स्ट्रीम वहाँ के मीडिया के जो ऑनलाइन इनके जो पोर्टल हैं या जो अकाउंट हैं यूट्यूब के और दूसरे, अभी तो केवल उनको प्रतिबंधित किया गया है। जो हमारे यहाँ बकवासबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ तो इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने यूट्यूबर हैं, और जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले तक प्राइम टाइम में दिखाई देते थे अलग-अलग चैनलों पर, जिनकी नौकरी चली गई, जिनके पीछे से लात मार करके मीडिया हाउसेज ने निकाल दिया, क्योंकि वो वहाँ अपना एजेंडा चला रहे थे और अपने मीडिया हाउस का भट्टा बैठा रहे थे। तो अब इन सब ने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, और किसी के 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1 करोड़ हैं, किसी के 3-3 करोड़ हैं। मतलब आप कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हर महीने वो यूट्यूब से कितना पैसा उठा रहे हैं। और उनका एजेंडा क्या है? आज भी मोदी के खिलाफ ही उनको जहर उगलना है, मोदी सरकार के खिलाफ ही बोलना है। और जब इस तरह की टेंशन्स क्रिएट होती हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो, या रोहिंग्याज का मसला हो, पाकिस्तानी घुसपैठियों का हो, नक्सलियों का हो, आतंकवादियों का हो, किसी का भी मसला हो, वो देश के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे आपको। आप कभी नहीं सर। वो उनका नैरेटिव चलाते हैं, वो उनकी ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं। तो भाई आप कानूनों में सुधार करो मोदी जी, इनको सीधा करो। एक बहुत बढ़िया बात आर एस एन सिंह साहब अभी 3 दिन पहले मेरे चैनल पर आए थे। उन्होंने कहा कि उस पाकिस्तान से तो हमारी सेना निपट लेगी, ये जो हमारे भीतर का पाकिस्तान है ये बड़ी चुनौती है। तो ये जो जगह जगह पाकिस्तान बन गए हैं ना, संभल में अगर कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम मस्जिद का सर्वे करने जा रही है तो पत्थरबाजी कर दोगे, दंगा फसाद कर दोगे, आगजनी कर दोगे। और उसमें भी चैंपियंस पता चलता ट्रॉफी है कि विष्णु शंकर जैन को मारने की साजिश थी बीच में। चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है भारत की टीम, और मध्य प्रदेश के महू में अगर कुछ भारतीय बच्चे, राष्ट्रवादी बच्चे जश्न मनाते हैं तो हमारी मस्जिद के सामने से जश्न मनाने की और जुलूस निकालने की हिमाकत कैसे कर दी। ये जो जगह जगह पाकिस्तान बन गए हैं, नागपुर है, संभल है, महू है, दिल्ली है, जगह जगह जो हो, ये क्यों बने हैं? क्योंकि ये कवर फायर देते हैं जितने भी यूट्यूबर इस समय काम कर रहे हैं, और मीडिया में भी अलग अलग हाउसेज में कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का भी बचाव करते हैं, बांग्लादेश का भी बचाव करते हैं,
वहां मंदिर तोड़े जाए, उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। वहां हिंदुओं को भगाया जाए, कन्वर्ट किया जाए, उनकी माँ बहन बेटियों को उठा लिया जाए, जबरन उनकी बेटियों से धर्म परिवर्तन करके निकाह करा दिया जाए, इनकी सेहत पर कोई फर्क, इनको लगता है ये कोई समस्या ही नहीं है। जी। बांग्लादेश में जो क्रूरता और बर्बरता हुई है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसकी निंदा करता है, डोनाल्ड ट्रंप उसकी निंदा करता है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी निंदा नहीं करती है, उसको गाजा की चिंता है, उसको हिंदुओं की चिंता नहीं है। जी। तो ये एक बहुत, वो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होती है फुंसी, शुरुआती ही आप थोड़ा सा उपचार करके उसको ठीक कर सकते हैं। एक हो जाता है फिर फोड़ा, हम्म। फोड़े का चीरा लगवाना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है कभी कभी। एक हो जाता है नासूर, तो ये नासूर बन चुके हैं। करेक्ट सर, एकदम सही बात बोली सर। ये हम तो देख रहे हैं कि कई वो तो हमको पता ही है कि भाई जो एक जो अभी वो जो सनातन के अगेंस्ट में चीजें चल रही हैं, और यहाँ पर जो जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, ये तो बड़ा क्लियर है कि हिंदुओं पे अटैक था, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, एक वो मुसलमान वहां पर भी मरा है, उसमें कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एंड मैं उसकी भी जान जितनी प्यारी है उसकी बाकी सबकी भी प्यारी है, कोई कंपैरेटिव नहीं है, जान तो जान होती है। लेकिन ये चीज जो थी, ये टारगेटेड हिंदू अटैक थी। और यहाँ पर मेरी अपनी रिसर्च से मुझे जो पता चला है कि भाई ये लास्ट मिनट में आके ये जो तड़का मारा है इन लोगों ने इस अटैक के अंदर, ये हिंदुओं का करके, ये हमास का एक आइडिया था, क्योंकि हमास वाले वहां पर आए थे। नाउ ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल रात को एक और वीडियो आया जहां पर वो रस्सी वाला बंदा फेंक रहा। अब उसके बारे में क्या बोल रहे हैं सर, आपको पता है? ये बोला जा रहा है कि भैया पहली बारी उसके पहला टाइम था काम करने के लिए, तभी वो ऊपर वाले का नाम ले रहा था। जबकि हकीकत ये है, विदेशों में भी आप जरा उठा करके देखिए, जब इजराइल के अटैक हुए हैं, पास पड़ोस के देशों पर भी जब अटैक हुए हैं, इवन हिजबुल्लाह पर भी जो अटैक हुए थे, और जब वो उनके पेजर फटे थे सब्जियों की ठेलियों के आसपास, तब उन्होंने भी अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दिया था। यानी जब भी इस तरह की विपत्ति आती है या मौत सामने दिखाई देती है या इस तरह का कोई ऑपरेशनल मूव होता है, तो ये लोग अल्लाहू अकबर ही कहते हैं। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि ये जो फायरिंग हो रही है, ये किस तरह की फायरिंग हो रही है, इसलिए उसने उसको रोका नहीं, गुजराती को, उसको ठेल दिया कि तू भी मर जा करके, तू भी अल्लाह के काम आ। और पीछे से अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर 3 बार कह करके उसने जो है, अब एनआईए ने उसको उठाया है, पूछताछ चल रही है, उसकी खातिरदारी हो रही होगी, तो सच्चाई तो सारी आएगी निकल करके। पता तो लगेगा कि जो लोकल्स थे वो किस तरीके से पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। लेकिन ये जो आपने कही है ना कि सर मैं कवर फायर दे, कवर सॉरी मैं फायर देने, हाँ 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 हाँ। सर वो जो कर रहा है वो उसकी मानसिकता है। और मैं सही में बोलूं सर, मैं एक जिहादी के साथ बैठ के बात करने को तैयार हूं, क्योंकि वो अपनी मानसिकता में बड़ा क्लियर है, उसको पता है उसको क्या चाहिए। ये लोग जो है ना सर, ये उससे मतलब आप स्तर में देखिए कितने खराब हैं। उसके बाद कुछ और घटनाएं हुई हैं। अगर किसी के आंखें होती तो उनकी आंखें खुलनी चाहिए थी, आदि जी। चित्रा त्रिपाठी और एक रिपब्लिक आर पब्लिक की जो एंकर थी, वो लाल चौक से लाइव कर रही थी, कुछ वहां से बोल रही थी पहलगाम की घटना पर। लगभग उनकी लिंचिंग कर दी गई थी। और वो चित्रा जो है, मैं तो उसको सैल्यूट करूंगा, जिस तरीके से वो शेरनी बन के उनके ऊपर चढ़ गई। तो वरना दो चर्चित पत्रकार हमारे देश की, उनकी लिंचिंग हो चुकी होती वहां पर। महिलाओं को आगे कर दिया, फिर पुरुष आ गए, फिर गोदी मीडिया कहकर के नारेबाजी शुरू कर दी गई। और अभी भी कई जगहों पर कुछ वहां के
पत्रकारों ने जो रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने वहां जो आपके थ्री व्हीलर चालक हैं, दुकान लगाने वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि पहलगाम में जो ये हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, इस पर आपको क्या कहना। कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई उसकी निंदा करने को तैयार नहीं, और मुंह छुपा करके चल देते हैं। बल्कि कई के चेहरे पर तो ये लग रहा है कि जैसे वो या तो संतुष्ट हैं कि जो हुआ ठीक हो गया, या फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो हमसे, इसको लेकर के वो नाराज हैं, गुस्से में हैं, और दाएं बाएं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मोदी जो जी। जहनियत है, ये जो कवर फायर दिए जाते हैं ना उनको, और जिस तरीके से बेशर्मी के साथ, मैं तो कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला का भी जो भाषण, जिसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं उनके भाषण के कुछ अंशों का पोस्टमार्टम करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी 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 सर, प्लीज। वो कहते हैं कि साहब, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि जो मेरे मेहमान थे उनको मैं सुरक्षित उनके घरों को नहीं भेज पाया। फिर कहते हैं कि ये मौका ऐसा नहीं है कि मैं पूर्ण राज्य की मांग करूं। ये ऐसा समय है जब हम अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हम अपने स्तर से बहुत नीचे गिर जाएंगे, और हम बाद में भी ये मांग कर सकते हैं। दोनों बातों पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहली बात, सुरक्षा का जिम्मा उमर अब्दुल्ला आपका है ही नहीं। इस समय आप केंद्र शासित प्रदेश के आधे अधूरे से वैसे ही मुख्यमंत्री हैं जैसे अरविंद केजरीवाल थे। ना पुलिस आपके हाथ में है, ना अर्धसैनिक बल, ना सेना तो खैर पहले से ही नहीं थी वहां के मुख्यमंत्री के अंडर में, वो कमांड में काम करती है, अलग तरीके से उसका अपना एक सिस्टम है। पर ये किसको सुना रहे थे? ये अमित शाह को सुना रहे थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुना रहे थे कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि जो यहाँ पर आए हैं सैलानी, वो वापस सुरक्षित अपने घरों को लौटे। और अगर हमारे हाथ में पुलिस होती, अगर सुरक्षा होती, तो फिर वो सुरक्षित ही लौटते। और ये दो मुंहे दोगले लोग अपने ही मुंह से बता रहे थे कि हमने वहां भी वारदात देखी थी, हमने अमरनाथ के समय भी वारदात देखी थी, हमने फला जगह भी वारदात देखी थी, और अब ये हुई है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी अगर सामान्य स्थिति होती तो हम पूर्ण राज्य की बात करते। यानी वो जो मुगले आजम में एक डायलॉग था ना उनका, जिल्ले जिल्ले इलाही का के, आखिर तुम्हारी जबान पर तुम्हारी हसरत आ ही गई अनारकली, जो वो कहती थी कि मैं एक दिन के लिए शहजादी बनना चाहती हूँ। तो ऐसे मौके पर भी आखिर तुमने अपनी दबी हुई वो हसरत विधानसभा में रखी दी ना, बेशर्मी के साथ आपने रख दी, दूसरे तरीके से रख दी। तो ये लोग मतलब कितने दोगले हैं और किस तरह की ये राजनीति करते हैं। वैसे तो आप खड़े होकर के ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे कितना बड़ा पत्थर जो है आप अपने दिल पर लेकर के जी रहे हैं, लेकिन कौन नहीं जानता है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता लग जाता है। 90 के दशक में जब कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को वहां से अपनी जान बचा करके भागना पड़ा था, तब मुख्यमंत्री कौन था? इनके पिताजी थे फारूक अब्दुल्ला, और वो यहाँ थे भी नहीं, लंदन में ऐश कर रहे थे। वो यहाँ थे भी नहीं, लंदन में अपनी ससुराल में ऐश कूट रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? उमर अब्दुल्ला का सर, मैं एक छोटा सा आपको चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, आज इनकी ये है कि ये बोल रहे हैं, सुनिए इसको जरा, पूरा नहीं देखेंगे बट इनिशियल मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ। हमारी सबसे बड़ी जो गलती हुई, मैं आज भी कबूल करता हूँ कि जब 89 से ने शुरू किया, तो शेर कश्मीर मर गए, दे कुडंट डू दिस इन हिज लाइफ टाइम। उन्होंने कहा अब तो वो मर गया, अब हमारे पास ताकत है, और हमारे लोगों को आराम से पार ले गए। क्या कर रहा ट्रेन है? कराया, ट्रेन करके उनको वापस भेजा। उन्होंने वो जुल्म किया लोगों पे, मस्जिद से निकलते नहीं गोलियां मार दी, घर जाके गोलियां मार दी। मौलवी फारूक जैसे रिलीजियस लीडर, उसको शहीद कर दिया।
लोन्स आप थे ना उस टाइम पे, ये तो थे वैली के अंदर, क्यों नहीं कर रहे थे इसके बारे में कुछ? वही मेरा कहना है। और तो तब तो पूर्ण राज्य था ना, पुलिस भी आपके हाथ हाँ, में थी। सब कुछ था आपके पास, करो ना। हाँ, क्यों नहीं किया था? और जिस तरीके से आज आईईडी लगा करके आतंकवादियों के घरों को उड़ाया जा रहा है उनको सबक सिखाने के लिए, क्यों नहीं किया था? भाई जब इनको 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए हाउस अरेस्ट रखा था या दूसरी जगह भेज दिया था, और उसके बाद निकल करके ये आए, उसके बाद भी कितना जहर उगल रहे थे ये लोग। जी, 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 एब्सोल्युटली करेक्ट सर। क्योंकि ये तो नाटक है सर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से एक नाटक है, और ये चीज़ तो मतलब इसमें कोई बात ही नहीं हो सकती कि कुछ और है इसका। सर एक और जो हमारी सबसे प्यारी पार्टी है सर, आपकी भी फ़ेवरेट है, मेरी भी फ़ेवरेट है, तो उन्होंने एक ट्वीट करा है, ज़रा वो दिखा देते हैं ताकि सबको पता रहे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्वीट आया सर आज, नहीं कल, सॉरी, बट आज काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और इसको अगर आप देखेंगे, इसको कोट करा है चौधरी फवाद हुसैन ने। ये एक पाकिस्तानी है। अब सर मोदी जी, मैं सही में बोलूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मोदी हो कोई मर्जी हो, ये गलत है और गलत है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आप 25 और चीजें कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बना के उसमें से मिसिंग दिखा सकते थे, प्राइम मिनिस्टर के पोडियम पे मिसिंग दिखा सकते थे, उसको कहीं और से मिसिंग दिखा सकते थे। आपको जरूरी है कि गर्दन अलग दिखानी है किसी की? और आज भी अगर लोग जाके इनको वोट करें तो सर क्या फिर बचा हमारे देश के अंदर? बताइए सर, आप क्या कहते हैं? मैंने इस पे अभी 2 घंटे पहले ही प्रोग्राम किया है अपने यहाँ, और मैंने कुछ सवाल उठाए हैं आदि जी। एक चित्र था, वो मैं इस समय दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा आपके दर्शकों को, जिसमें शिव का, महादेव का जो है यहाँ तक का नीचे का धड़ है, और ऊपर उस पर लिखा हुआ है गजवाए अल हिंद। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ सर। आप आगे चलिए, मैं दिखाता हूँ सर और आपको। ये कहाँ से आइडिया लेकर के आए हैं कि आपने प्रधानमंत्री का जो सिर है वो हटा दिया और केवल धड़ और नीचे का हिस्सा आप दिखा रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं उस प्रधानमंत्री के बारे में जिन्होंने 22 अप्रैल को, जब ये घटना हुई, तो अपना सऊदी अरब का दौरा कट शॉर्ट कर दिया। 2 दिन का था, 24 घंटे के भीतर वो नई दिल्ली लौट आए। आते ही सबसे पहला काम एयरपोर्ट पर यह किया कि विदेश मंत्री और एनएसए के साथ बैठ करके, विदेश सचिव के साथ बैठ करके वहीं रिपोर्ट्स ली, ताजा रिपोर्ट्स ली, और उनको कुछ दिशा निर्देश जारी किए। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। तो इसके ये भी धड़ तक है, गले तक है, गले के ऊपर का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या कोरिलेट कर रहे हैं? यानी जो गजवाए अल हिंद की धारणा रखते हैं, जो मिशन रखते हैं, आप वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर अलग करके और केवल धड़ दिखा रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री अपना दौरा बीच में खत्म करके वापस लौटते हैं, और इस बीच उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात हो चुकी होती है, मॉस्को से भी फोन आ चुका होता है, सलमान किंग जिन्होंने डिनर होस्ट किया था वो भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, दिल्ली लौटे, दिल्ली लौट करके लगातार मीटिंग्स की हैं, लगातार दिशा निर्देश दिए हैं। और अकेले वही नहीं, डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, एनएसए हो, वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सारा पूरा जितना उनका अमला है वो बिजी दिखाई दे रहा है। अमित शाह किसके कहने पर कश्मीर गए थे तुरंत हवाई जहाज पकड़ करके 2-2.5 घंटे के भीतर? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जेद्दा से कि आप तुरंत जो है वहां जाइए और वहां ही जाकर के जो है समीक्षा करिए, और जितने पीड़ित परिवार हैं उन लोगों से मुलाकात करके और देखिए जरा क्या
किया जा सकता है और वहां का पूरा जमीन का फीडबैक लो। अमित शाह पहलगाम में घटना स्थल तक गए, वो अस्पताल में, पुलिस केंद्र में जहां इनके परिवार के लोग थे उनको ढाढ़स बंधा करके दिल्ली लौटे। फिर सीसीएस की बैठक हुई और सीसीएस की बैठक में ही सिंधु जल संधि जो है स्थगित करने का फैसला किया गया। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री गायब है। उसके अगले दिन देश की जनता को भी एड्रेस करने के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए बिहार की एक जनसभा में गए। उस जनसभा को रद्द नहीं किया उन्होंने, वो पूर्व निर्धारित थी क्योंकि वो मैसेज देना चाहते थे पूरी दुनिया को। और पूरे देश की जनता का जो जबड़े भिंचे हुए थे, मुट्ठियां तनी हुई थी गुस्से में, उसको रिलीज करने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए कि बस थोड़ा सा इंतजार करो, हम ऐसा जवाब देंगे, जिन्होंने ये किया है उनको भी नहीं बख्शेंगे, जिन्होंने ये कराया है उनको भी नहीं छोड़ेंगे इस बार। तो प्रधानमंत्री गायब हैं क्या? और इस तरह की आप परसेप्शन बना रहे हो। एक हरकत और की है आदि जी इन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है और ये कह रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए ताकि हम देश को दिखा सकें कि हम एकजुट हैं और हम डिस्कशन करना चाहते हैं। डिस्कशन नहीं करना चाहते हो, रायता बिखेरना चाहते हो। आप मुसलमानों को कवर फायर देना चाहते हो, ढाल बनना चाहते हो। आप आदिल की मौत पर छाती पीटना चाहते हो। राहुल गांधी केवल कश्मीर क्यों गए? जो 13 राज्यों के 26 हिंदू मरे हैं उनके परिवारों के पास क्यों नहीं गए? जब बांग्लादेश में क्रूरता बर्बरता होती है, एक बयान आपके मुंह से निकलता नहीं है। गाजा पर आपका भी बयान आता है, आपकी बहन जी के कई बयान आते हैं। तो देश को बेवकूफ मत समझिए। और प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं स्पेशल सेशन बुलाने के लिए? स्पीकर को लिखिए या सभापति को लिखिए। अथॉरिटी वो है पार्लियामेंट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। लेकिन जानबूझ करके प्रधानमंत्री को चूंकि निशाना बनाना है, इसलिए उनके नाम चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, ये मनोज झा हो, दूसरे लोग हो, ये मोमबत्तियां पकड़ करके एक दिन के लिए दिखाई दिए थे ना कैमरों पर, तो बस हो गया। जी आप म्यूट हैं शायद। जहां पर एटलीस्ट असाउद्दीन ओवैसी, मेरा उसके साथ 36 का आंकड़ा ना हो, बट एक उसका फंडा बड़ा क्लियर है कि भाई हिंदुओं को पूछ के मारा है। एटलीस्ट उसमें ये दम है बोलने को। यस, इन्होंने तो ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं बोल पा रहे लोग। तो मतलब राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, इनको तो देखो सर, ये तो अलग ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। अभी वो नेहा सिंह राठौर है सर, जिसके ऊपर यूपी में योगी साहब का कहर बरसा है। एक मिस मेड्यूसा करके है, एक फिर कोई रेंटिंग गोला करके है, पता नहीं कौन कौन है, मतलब कहां से आ गई हैं। और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर आप एक डिप्लोमेट में और एक गार्डियन के अंदर, दोनों के अंदर एक रिपोर्ट पढ़िए जहां पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट डिपार्टमेंट के लोग ये जो कॉमेडियंस और इनको यूज करके अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इनको अभी इन तीनों के ऊपर तो क्रैकडाउन शुरू हुआ है सर। एक चैनल अभी यहाँ पर गया, पाकिस्तानी पूरी मीडिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तानी मीडिया पे जब जो क्रैकडाउन किया गया है सर, उसका इम्पैक्ट देखिए सर, व्यूज देखिए सर। और ये चीज हमको हम खुश हो रहे हैं इस टाइम पे। एक्चुअली हमको खुशी नहीं होनी चाहिए, हमको दुख होना चाहिए। ये तो हमको दुख कर देना चाहिए कि हमारे बलबूते पे ये चैनल चल रहे थे सारे। हाँ, हिंदुस्तानी ही देखते हैं सब और यहीं से ये पैसा कमा रहे हैं। आप ये चैनल्स जो हैं, ये मेरा कहना ये है कि जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, उन पर कब गाज गिरेगी? जी, वो चाहिए जो सर। माहौल खराब कर रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, सबको पता है एजेंडा चला रहे हैं, जी जी जी, उन पर कब मुश्के कसी जाएंगी? एब्सोल्युटली करेक्ट सर।
बट सर आज दो बड़ी अजीबोगरीब सी हरकतें हुई हैं और ये दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ और आप जरा बताइए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया सर। एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आता है कि भाई जो पेगासिस पेगासिस इतना चक्कर कर रखा था, कोई चक्कर ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है यार, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है, तुम क्यों क्यों रो रहे हो। और दूसरा गुजरात में जो मतलब अभी धमाल तांडव चल रहा है एकदम जबरदस्त है, बुलडोजर पता नहीं कितने 150-200 बुलडोजर लगा रखे हैं वहां पर, और वहां पर जो सफाइयां चल रही हैं सर, इसमें भी गुजरात हाई कोर्ट बोलता है भैया कुछ नहीं है, सब भाग जाओ यहाँ से। और ये देखिए कौन से लीडर हैं, किसके लीडर हैं जो इसमें जाके केस लगा के बैठे हुए हैं। तो आप इसको क्या देखते हैं सर, क्या जुडिशरी में कुछ कुछ हुआ है सर? देखिए, कई बार हम लोग आदि जी जुडिशरी का जब चर्चा होता है तो थोड़ा सा संकोच करते हैं, हिचकते हैं, पर जुडिशरी के भी अपने जो कारनामे रहे हैं उनकी वजह से उसने अपनी खुद की छवि बर्बाद की हुई है, जी जी अपनी विश्वसनीयता बर्बाद की हुई है। एक बड़े प्रश्न चिन्ह के घेरे में इस समय हमारे यहाँ की जुडिशरी है। आप ये बताइए कि ये घुसपैठ, ये रोहिंग्याज, ये दूसरे तमाम जो एलिमेंट हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे, वहां पर अपने घर बना लेंगे, और कोई अगर उनको हटाने के लिए जाएगा तो मिलोड्स बोलेंगे कि साहब इनको हटाने से पहले इनके रहने के लिए आप एक बढ़िया कॉलोनी काटिए और उनको वहां पर घर बना करके दीजिए, तब इनको यहां से हटाइए। ये हल्द्वानी में हो चुका है आदि जी। जी 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 वो करीब 55,000 के आसपास परिवार थे जो, चूंकि रेलवे को वो रेलवे लाइन चौड़ी करनी थी और वहां तक उनको एक हाई स्पीड गाड़ी चलानी थी, तो जब वो सब हटाने का काम शुरू हुआ तो ये, और बड़ी आसानी से इनको बहुत ऊंचे ऊंचे नाम, स्वनाम धन्य वाले वकील मिल जाते हैं, तो वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, इनको तो आप इस तरह रातों रात हटा नहीं सकते, इनके लिए पहले आप रहने की व्यवस्था करो, इनके घर बना करके दो इनको। तो सर अजीब मजा रहा है इस देश में। और ये जो रोहिंग्या आपने रोहिंग्या के खास लिए क्या बोलते हैं सर? खास तौर से जो आपने ये गुजरात वाला, अहमदाबाद वाला जो जिक्र किया है, एक पूरी आबादी है साहब जिसको अब डिमोलिश किया गया है, इनके घरों को डिमोलिश किया गया है, और तरीका यही है, रात को लगाओ, सुबह 10-11 बजे तक जब तक कोर्ट खुले तब तक मैक्सिमम काम कर लो। सही बात है। अब ये मोदी साहब जहां पर भी मोदी साहब की सरकार है ना, आप थोड़ा स्मार्ट काम कर रही है सर, ये समझ में आ गया इनको गेम कैसे खेलनी है, और ये मेरे को अच्छा लग रहा है अभी। और मैं तो ये चाहता हूँ आपकी जो आवाज है मैं उसको भी आवाज दूंगा सर कि सर सर एकदम ठीक बोल रहे हैं, ये जैसे जितने और भी ये इतने सारे लोग हैं ना जो बहुत बड़बड़ापन करते हैं, इमरजेंसी लगानी है साहब, 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश आपके साथ रहेगा, लेकिन वो 6 महीने के बाद सर हम आपके साथ खड़े हैं, बट सफाइयां करें अच्छे से। 6 महीने की इमरजेंसी पे हम तो एकदम खड़े हैं साथ में, साथ दे इमरजेंसी दीजिए। तो इमरजेंसी तो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की कोई दूसरी लीडरशिप भी आएगी वो कभी लगाएगी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ भुगता है। पूरी उस समय की लीडरशिप रातों रात उठा करके जेलों में ठूंस दी गई थी। जो 25 जून की वो जो घटना थी, रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी, जिसमें उन्होंने वो भाषण दिया था, सुरक्षा बलों के लिए कहा था, सेना के लिए कहा था कि अगर आपको लगे कि ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है ये राष्ट्र हित में नहीं है, ऐसा ऑर्डर मानने से इनकार कर दीजिए। इंदिरा गांधी को बहाना मिल गया कि ये तो सेना को और सुरक्षा बलों को भड़का रहे हैं, देशद्रोह के लिए तैयार कर रहे हैं, और सिद्धार्थ शंकर रे, वीसी शुक्ला, बंसीलाल, संजय गांधी, इन सब की सलाह पर रातों रात जो है कैबिनेट की बैठक भी नहीं बुलाई, रात को 12 बजे जाकर के फखरुद्दीन अली अहमद को के साथ साइन करिए, इमरजेंसी लगा रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण उस समय
ये ITO के पास वो गांधी शांति प्रतिष्ठान है, वहां मच्छरदानी लगा करके सो रहे थे बेचारे, वहां से उनको उठाया गया। चौधरी चरण सिंह को, मोरारजी देसाई को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को रातों रात इन सबको अरेस्ट किया गया। तो ये भुक्तभोगी हैं, इसलिए ये इमरजेंसी के तो समर्थक नहीं है। डरते हैं ना लेकिन हमसे। अगर आप इमरजेंसी नहीं भी लगाएंगे तो आपके पास और बहुत सारे हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करिए। और राष्ट्र हित में जो भी पलीता लगा रहे हैं या जो भी भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, ऐसे लोगों की तो भाई शिनाख्त तो हुई है, सबको पता है कौन कौन है। उनका इलाज आपको अब नहीं करोगे, कुछ समय बाद करोगे, लेकिन करना पड़ेगा। जी जी जी, मैं तो वो यही बोलता हूँ सर, आपदा में अवसर देखिए। ये जो आपदा आपके सामने आके खड़ी हुई है इस टाइम पे, इसमें और ये मोदी जी का ही डायलॉग है, आपदा में अवसर ढूंढो। यही है, आप आपदा है अभी इस टाइम पे, उसमें अवसर ढूंढिए और तोड़िए इनको जितना मर्जी तोड़ना है। ठीक है, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे लोग परेशान हो चुके हैं इन सबके नाटक से। हमने तो सोचा था कि भाई कुछ टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट आएंगे तो लोग कुछ हो जाएंगे। अभी वो क्या कांग्रेस के जयराम रमेश साहब ने तो बोल दिया कि भाई कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, वो उनकी अपनी अपना अपना मान्यता है। तो ऐसे ही जब निशिकांत दुबे जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में के बारे में जब बोला था, तब वो उनका पर्सनल स्टैंड नहीं था, वो पार्टी का स्टैंड था। तो ये तो हमारे देश की हिपोक्रेसी है। नहीं और ये नहीं, चीजें जयराम रमेश इस बात का जवाब देना कि जो बिना सिर वाला जो ये जारी किया है, ये तो इनके मीडिया डिपार्टमेंट ने जारी किया है, ये तो सुप्रिया IT श्रीनाथ सेल जी ने जारी किया है। हम्म, तो ये क्या इसको भी डिस्काउंट करेंगे आप? और इससे भद्दी बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री का एक बिना सिर वाला एक धड़ जारी कर रहे हैं और उसको गायब लिख रहे हैं। पूरे देश को और दुनिया को पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, वहां के आर्मी चीफ को पता है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं इस समय, और आपको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक टाइम है। ऑल्दो हमारा देश तगड़ा है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर जी थैंक यू सो मच। थोड़े से सवाल लेते हैं गाइस। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, करीब 4850 के करीब लोग देख रहे हैं। वीडियो को लाइक जोर से करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। हमको सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है साहब, क्योंकि आप लोग ही सपोर्ट दे सकते हैं। हम तो प्रोड्यूस करते रहेंगे कंटेंट, बट यू गाइस हैव टू बी द वंस दैट सपोर्ट अस। ठीक है, सो प्लीज कंट्रीब्यूशन अगर आप करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, डिटेल्स वहां पर मेंशन्ड हैं, QR कोड, पेपैल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो चलिए जरा थोड़े सवाल जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम जी कहते हैं, इस विदेशी महिला ने तो अपने पति का सर उड़वा दिया था। क्या बोले सर इस पे? ये तो RSN साहब का टर्म है ना, विदेशी महिला। अमनदीप खुराना साहब, आप ये जो पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स के, साहब रात को ज्वाइन करिएगा, मेरी प्रेजेंटेशन तैयार है। मैं आपके साथ पूरे ऑयल रिजर्व्स, गैस पाइपलाइंस, रेलवे लाइंस, सारी मैं आपको इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स दिखाऊंगा शाम को, और वो कितने वनरेबल हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थॉट प्रोवोकेटर जी कहते हैं, अटैक साइट इज लाइक ओपन हंटिंग ग्राउंड ऑन नियर फॉरेस्ट। जो पहलगाम में हुआ सर, वो एक वो जो बंदा ऐसे झूलता हुआ गया सर, वो वीडियो देख के तो मेरा मतलब, और उसमें आप ध्यान से देखें सर, एक बंदा जब वो आधे रास्ते पहुंचता है, एक बंदे को गोली लगती है, वो बेचारा उड़ के गिरता है नीचे। हाँ, नीचे गिरता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सेल्फी से अपना वीडियो बनाने में ही इतना मस्त है, नहीं उसको सर, ये वो पता आवाज भी ही होगी नहीं। ना। हाँ, आवाज भी हाँ, होती होगी ना काफी जोर से। आवाज भी होगी। हाँ हाँ, जी। और पता तो एक, लगना चाहिए था, पता तो लगना चाहिए था। हाँ ठीक है सर, अब वो होता है ना कई बारी, क्या बात है, क्या नाम है, आप एक अपने दिमाग में घुसे रहते हो तो नहीं दिखता। लोन वुल्फ जी थैंक यू, सेंट यू मैसेज ऑन ट्विटर। ठीक है जी, मैं देख के आपको बताता हूँ। थॉट प्रोवोकेटर जी थैंक यू। पाकिस्तान GDP डाउन 99.99% पोस्ट यूट्यूब चैनल बैन। सर ये बताइए, पाकिस्तान के तो यूट्यूबर्स को तो बैन कर दिया, लेकिन हमारे देश में भी अभी यूट्यूबर्स हैं जो उनको बुलाते हैं।
बिल्कुल ऐसे उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। और अगर वो भारत विरोधी कुछ बोल रहे हैं, खास तौर से ऐसे वीडियोस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बाकी तो मैं कह चुका हूं कि जो मेन स्ट्रीम का सो कॉल्ड मीडिया है हमारे यहाँ, जो चाट पकौड़ी बेचना शुरू करता है, शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक बेचता है, तो वहां भी पाकिस्तानी सो कॉल्ड विशेषज्ञ आते हैं। तो इन पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। सर, जनरल ताइनी ढिल्लों साहब कोर कमांडर रह चुके हैं कश्मीर में। उन्होंने राजदीप को बोला कि आप अब्दुल बासित जैसे बंदे को लेके आए हो जिसका ना कोई सिर है, ना पैर है, ना दिमाग है। कहता है जनरल साहब, मैं सोल्जर नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं और मुझे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का समझना है। मतलब अभी तक समझ में नहीं आया, इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा है। अब देख लीजिए सर, क्या कुतर्क है, इससे ज्यादा भद्दी मजाक और क्या होगी। मतलब तुम इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हो, तुम्हें आज तक पाकिस्तान का माइंड सेट पता नहीं चला। और कल मैं रिपब्लिक पे देख रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट रिपब्लिक में भी बुला रहे हैं, इंडिया टुडे में बुला रहे हैं, हर चैनल में बुला रहे हैं। और सब इसको जगह बंद करना होगा हमको। ठीक है, एक फॉर्मेट था आपका जो चलता था, जहां पर आप पाकिस्तानियों को बुला के उनको अच्छे से सुनाते थे, उनकी पैंटें उतारते थे, मुझे समझ में आता है ये सब, ठीक है, हमको समझ में आता है, वो बिकता था। बट आज देश के अंदर उनकी शक्लें तक देखने का मूड नहीं है। सो प्लीज मेरी बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट है, बंद करिए इसको। तमन्ना जी, thank you. Namaskar both. We should mass report that PM's Gayab post as violent speech increment to violent. I did. Jai Hind. Thank you. प्रॉब्लम जी, पाकिस्तानी यूट्यूब नहीं देखते, वो बकरीबाजी में बिजी हैं। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं देखे जाते, वो तो अब उनके रेवेन्यू और उनके व्यूअर्स जो हैं वो आप दिख देख रहा है, लीजिए ना, किसी के दिख रहा है। 4 हैं, किसी के 25 हैं। जी जी तो जी। आप ही लोग देखते हो उनको, पाकिस्तानी नहीं देखते उनको। आदित्य जी, थैंक यू, कहते हैं हिंदू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अल तकिया। क्या बोले सर? ये तो मुझे लगता नहीं कि हिंदू जो है वो अलतकिया से इतने अवेयर हैं, क्योंकि हमारे बीच के ही बहुत सारे लोग जब वो मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, जब अपने काम निकालना शुरू करते हैं, ये क्या कर रहे थे उमर अब्दुल्ला विधानसभा में खड़े होकर के, ये अलतकिया ही कर रहे थे, मीठी नहीं, मीठी बातें करना। इस टाइम पे मेरे को स्टेट फूड नहीं लेना है, मैं पूछ भी नहीं सकता। मैंने बोला वाह यार, सही बात, अच्छी बात और है, मत। इनके तेवर हम पहले भी देख चुके हैं, इनके तेवर कुछ समय बाद फिर दिखाई देंगे। जी। अश्विन जी कहते हैं थैंक यू, पुलिस आइडेंटिफाइड 104 पाकीज लिविंग इन केरला। सर 2 0 और लगा लो वहां पर, सही। केरला है। भरत जी थैंक यू, शोहिब चौधरी 2 चैनल एंड पेंडू रिएक्शन, टटला फैमिली खालिस्तानी सपोर्टर। ओके, हाउ टू रीच द जीओआई। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का में वेबसाइट के अंदर ऐसे एक फोरम है, वहां पर ईमेल एड्रेसेस भी हैं। एंड राइट नाउ अगर मैंने भी कोई 10-12 के भेजे हैं सुबह, भरत जी आपने आई थिंक मेल भेजा था, तो उसको भी मैंने डाल के भेजा है उसके अंदर। बट अगर आपको भी भेजना हो प्लीज भेजिए, द मोर द मेरियर, ज्यादा लोग भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। बैकस्टैबर जी, हाउ डज इस्लामो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वर्क? ये सर तो एक ही यत्र यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह है, ये देश में भी है और देश के बाहर भी है। इसके बारे में एक ही चीज पूछूं सर मैं, इनमें इतनी एकजुटता कैसी है? आप तो मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, और ये अभी की नहीं है, ये 60s में भी ऐसी थे। माइंडसेट, सबका माइंडसेट एक ही जैसा है, तो वो कम्युनिकेट एक दूसरे को करते भी नहीं होंगे, तो उनको पता है कि इस समय हमें किस तरह से एक्ट करना है, सब एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। प्रणय जी थैंक यू, कहते हैं व्हेन विल राहुल गांधी हिज मदर एंड ब्रदर इन लॉ गो टू जेल, व्हेन विल इट बी बेलेबल ऑफेंस, आल्सो प्लीज मेक डिटेल वीडियो ऑन बांग्लादेश। जी, बांग्लादेश में मैं एक आधे दिन में बनाऊंगा, वहां पे भी कुछ चल रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बट क्या कहते हैं सर, अब तो कोर्ट के हाथ में है ना सर पूरा केस? यस, जी, लेट अस सी क्या होता है। सर हीरो साहब कहते हैं देश की सिक्योरिटी की बात हो रही है एंड गवर्नमेंट को लोगों का सपोर्ट है, गवर्नमेंट के पास अच्छा टाइम है कि वो 3 लाख
विमेन जो पाकिस्तानी शादी करके यहाँ पर आए हुए सिटीजनशिप कैंसिल करिए सर, इसकी तो लिस्ट एंडलेस हो सकती है। बट आपदा सर क्या कहते हैं सर? ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, बनने वाली नहीं है, बन गई है। ये लोग वहां प्रेग्नेंट होती हैं, यहाँ बच्चों को जन्म देती हैं, वो बच्चे वहां के नागरिक होते हैं और मोदी जी से उनको पलवा रही हैं कि आप इनको पालो, और पाल पोस करके जब इनको बड़ा कर लेंगे तो या तो ये स्पाई बन जाएंगे, जासूस बन जाएंगे वहां के एस्टेब्लिशमेंट के, और या फिर यहाँ पर खुरापाते करेंगे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि इस समस्या से निपटते निपटते भाई वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक समस्या अचानक अपने आप ही आपके सामने आ जाती है। तो वाघा बॉर्डर पर जिस तरीके से कुछ महिलाएं चिल्ला रही थी कि जी 10 साल पहले मेरी वहां शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं और वो पाकिस्तानी हैं, मुझे अभी पाकिस्तानी नागरिकता नहीं मिली। यानी 10 साल में, शादी के 10 साल बाद भी पाकिस्तान आपको इस लायक नहीं समझता कि आपको नागरिक मान लिया जाए वहां। और यहाँ चूंकि आयुष्मान योजना भी है, यहाँ चूंकि वो 80 करोड़ जो है लोगों को मुफ्त में अनाज भी मिल रहा, भोजन भी मिल रहा है, इसलिए वहां प्रेग्नेंट हो जाओ, यहाँ बच्चों को जन्म दो, मुफ्त में उनकी डिलीवरी होगी और मुफ्त का खाना मिलेगा। जी सर, मोदी जी ने आज, रश्मि जी भी यही पूछ रही हैं, आज एक बड़ा टेढ़ा सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, छोटा सा है, मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। 11 सेकंड का स्टेटमेंट कहा है कि मेरे समय हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये जो बीच में आके देख के, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी देखिए थोड़ी जबरदस्त सी थी, ये क्या था सर? समय सीमित इसलिए उन्होंने कहा होगा और इशारतन कहा है, स्पेसिफिकली इस घटना का उल्लेख किए बिना कहा है, क्योंकि प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। तो इसको बहुत लिंगर ऑन कर नहीं पाएंगे, इसको बहुत ज्यादा टाल नहीं पाएंगे, और लक्ष्य बड़े हैं। अब लक्ष्य तो मैं कहूंगा आप बेहतर रोशनी डाल पाएंगे, लेकिन मुझे जो लगता है लोगों की नजर एक तो जरा कराची की तरफ रहनी चाहिए इस बार, एक बलूचिस्तान की तरफ रहनी चाहिए, और एक इनका जहां ये पाव पाव के वो रखे हुए हैं जरा उस तरफ रहनी चाहिए। 3 जगह नजर रखो, मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह का वहां पर होने वाला है। होना चाहिए सर, बिकॉज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए और आपके विश्लेषण के लिए। गाइज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर डालिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।